ओके जी, अगर स्टार्ट से चलें, देखें कोई भी आपने अगर रैक का प्रोजेक्ट बनाना है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। तो रैक का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर आप रैक की ही साइड में आए, ठीक है, सो जस्ट जिसकी ऑफिशियल साइट है रैक जेएस, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के हवाले से आपको हेल्प लिखी हुई है, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कुछ टूल चेन प्रोवाइड की है रैक की ही टीम ने, जिससे आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड प्री कन्फिगर्ड मिलती हैं, जो यहाँ पर एडवांटेजेस लिखे हैं। और जो रिकमेंडेड टूल चेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक उसमें जो पहला वो आपको ऑप्शन देता है, इन देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन मेक अ रिएक्ट वेब प्रोजेक्ट, therefore different possibilities that he has listed. द फर्स्ट वन, और उसके शुरू में बता भी रहा है कि अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं, बच्चे हैं, पहली दफ़ा सीख रहे हैं, तो फिर आप नीचे वालों के साथ पंगा ना लें। पहला जो है ये देखें, और क्रिएट न्यू ऐप, या आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना ही आपका टारगेट है, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाएं। वैसे ये अलग से टूल है क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि .dev लिखें तो जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग डिटेल से दी गई हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं इसको में कैसे टेस्ट करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे और एडवांस ऑप्शन हैं, अगर स्टाइलिंग करनी है, इमेजेस ऐड करने हैं तो कैसे करने हैं, तो ये सारी सेटिंग्स कर देता है। और अगर जब आप सीख लें, थोड़े से मच्योर आगे एडवांस प्रोग्रामिंग करना चाहें, जिस तरह सर्वर साइड प्री रेंडरिंग है, तो फिर आप यूज़ करें नेक्स्ट जेएस। ये पहली दफ़ा हमने इस कोर्स में नेक्स्ट जेएस को भी शामिल किया, क्योंकि इससे पहले तक हम सिर्फ मन स्टैक पढ़ाते थे, जिसमें सिर्फ कोर रिएक्ट का पोर्शन था। सो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, कि जब मन स्टैक का पोर्शन कंप्लीट होगा तो जो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें हमने नेक्स्ट जेएस और मोबाइल ऐप के लिए रिएक्ट नेटिव, ये दो नए मॉड्यूल ऐड किए। इसी वजह से इसकी ड्यूरेशन भी 6 मंथ्स हुई, कि वो मन स्टैक का तो वही 4 मंथ्स में कवर हो रहा होगा, बट फॉर रिएक्ट नेटिव टू डेवलप मोबाइल एप्स, सो एंड फॉर नेक्स्ट जेएस टू हैव सम एडवांस रिएक्ट फीचर्स, जो है वो इस हवाले से जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। ये नेक्स्ट जेएस भी जो है वो रिएक्ट का ही बेसिकली एडवांस एक वर्जन है, जिसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ देता है। इसीलिए इसको कहता है द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन लेवल पे अगर आपने एक फास्ट एफिशिएंट और लार्ज स्केल ऐप बनानी है और उसकी स्पीड आप चाहते हैं ज़बरदस्त हो, ये सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। ख़ास तौर पर इसमें एसईओ वगैरह की सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है, एसेट्स ऑप्टिमाइजेशन की बहुत है, बंडल स्प्लिटिंग की बहुत है, एनालिटिक्स वगैरह भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ। सो ये हम स्टडी करेंगे वंस वी विल कंप्लीट कोर रिएक्ट, लाइक सो दैट्स वाई अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को करें, वैसे हर टूल से ही प्रोजेक्ट बनाने का नीचे तरीका दिया गया है। क्रिएट रिएक्ट ऐप से इस तरह बनाएं, नेक्स्ट जेएस से वो उसकी ऑफिशियल साइट पे कह रहा है रेफर कर लें, गेट्स बे है, गेट्स बे की सारी फीचर्स नेक्स्ट में भी अवेलेबल हैं। तो ये तो कंपेटिटर ही आप कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस की फीचर्स रिएक्ट में अवेलेबल नहीं है। रिएक्ट में बहुत सी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, नई चीज़ें ऐड की हैं, जो कि और ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो है वो जो क्लाइंट फेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ एसईओ वगैरह की बड़ी अच्छी सपोर्ट चाहिए, सो नेक्स्ट जेएस यूज़ होती है। सो नेक्स्ट के लिए भी प्री रेक्विजिट यही है कि आपको रिएक्ट पहले आनी चाहिए, ठीक है, फिर ही एडवांस रिएक्ट आप सीख सकते हैं। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो कहता है जी आप किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं और ये कमांड लिखें npx स्पेस, ये एक ही नाम है पूरा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये जो टूल है यहाँ पे, सॉरी क्लोज कर दिए, एंड माई ऐप, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। माई ऐप की जगह आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन का, वेब के प्रोजेक्ट का, वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। जब ये बना लें तो फिर ये जो भी आपने नाम रखा है चेंज डायरेक्टरी करके उस फोल्डर में आ जाएं और उसके अंदर आके npm स्टार लिखें, या इन स्टेप्स को छोड़ दें। जब आप ये बना लें तो आप इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लें और वहाँ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, वहाँ जाके npm स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। तो अगर कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना है तो यही सीक्वेंस आप फॉलो कर लें। तो आप इसको चाहे तो यहीं से कॉपी कर लें,
यहाँ से कॉपी कर लें और आप जिस भी फोल्डर में बनाना चाहते हैं उस फोल्डर में आ जाएं पहले। जिस तरह ये आपके क्लास का फोल्डर है, मैं CMD करूँगा और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V करूँगा और मैं यहाँ पे माई ऐप की जगह ये आप कुछ भी जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आप यहाँ पर वेब का, ठीक है जी, इसको जो ही आप एंटर करें तो ये डाउनलोड करना शुरू करेगा और आपको जो है ये सारी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करके एंड में हैप्पी हैकिंग का मैसेज आ जाएगा। इट विल टेक फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। मैं इसको कंट्रोल C करके इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की है जो आपने मिस किया थोड़ा सा, ठीक है जी। जब ये प्रोजेक्ट बन जाए, जिस तरह हमने यहाँ पे नाम उसका, ये फोल्डर अभी मैंने ये हमने जिस तरह फर्स्ट प्रोजेक्ट, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जब आपके पास बन जाए प्रोजेक्ट, आप इसको ओपन करें और राइट क्लिक करके आप इसको VS कोड में ओपन करें। जस्ट ओपन करें VS कोड और इस फोल्डर को, प्रोजेक्ट फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो ड्रैग एंड ड्रॉप टू ओपन इट। देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन ओपन इट। जब ये ओपन हो जाएगा, टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, और इसको रन करने के लिए अगर कोई कोड में हम खुद ना चेंज करें तो बाय डिफॉल्ट उसने एक पेज बनाया जिस पे अपना लोगो वगैरह वो एनिमेशन में दिखा रहा है। तो रन करने के लिए CLS से क्लियर स्क्रीन करें, npm start आप लिखें। जब आप npm start लिखेंगे तो ये स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाएगा जिसमें कि एक पूरा प्रोसीजर है इसको स्टार्ट करने का, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। सबसे पहले उसने कंपाइल किया, फिर उसने डेवलपमेंट सर्वर चलाया, वहाँ पे ये कंपाइल्ड एप्लीकेशन होस्ट की और URL खुद ही ब्राउज़र ओपन करके लिखा और आपको यहाँ आउटपुट दिखा देगी। सारी पाइपलाइन जो है, ये जो आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ किया है ना, ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का टूल है, इसमें ये सारा मैजिक है, ठीक है जी। तो आप जब अगली दफ़ा ये कमांड लिखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, npx का ये फ़ायदा है कि वो देख लेगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं करेगा। पहली दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए चल लगता है कि npx जब चेक करता है आपके सिस्टम पे क्रिएट रिएक्ट ऐप का टूल नहीं है तो पहले इसे इंस्टॉल करता है, फिर इसको लेकर आगे सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो, तो npx इसलिए जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है जी। सो वी हैव नाउ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रनिंग और इसकी आउटपुट जो बाय डिफॉल्ट आती हुई है। अब ये कहाँ से आउटपुट आ रही, कौन सा वेब पेज है HTML का? ब्राउज़र तो सिर्फ HTML वगैरह अंडरस्टैंड करता है। तो अभी आज ऑलरेडी इंस्टॉलेशन में भी टाइम काफ़ी लग गया। मैं ज़रा बाकी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कल एक्सप्लेन कर दूंगा कि हर एक फोल्डर, हर एक फाइल का क्या मतलब है, package.json क्या है, log क्या है, git ignore क्या है, src क्या है। हम आज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का करते हैं ताकि आप टास्क कर सकें। तो कल इसको मैं ज़रा थ्योरेटिकली भी डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बने कि फोल्डर क्यों बने हैं, इनके अंदर क्या होता है, किस तरह से। हम पहले ये देखते हैं कि ये आउटपुट कहाँ से आ रही है और हम इसमें अपनी कोडिंग कहाँ से लिखना शुरू करें। तो उसके लिए आपने src फोल्डर को एक्सपेंड करना है और अभी आप फॉलो ना करें, साथ साथ आपको टाइम देते। src फोल्डर को एक्सपेंड करना है और यहाँ पे स्टार्ट जो ये सारी आउटपुट आ रही ना कोड, ये app.js इस फोल्डर से, इस फाइल से आ रहा है, app.js से आ रहा है। तो ये बेसिकली यही वो लोगो लगा हुआ है जो यहाँ पे हमें img का टैग है इमेज का HTML में, ये एक पैराग्राफ है और ये हाइपरलिंक है लर्न रिएक्ट जिसमें लिखा हुआ है। यही सारा यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं, ये img का टैग है, ये पैराग्राफ है और ये एक हाइपरलिंक। तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें यहाँ पे img, पैराग्राफ और एक हाइपरलिंक, ठीक है जी। है क्या बेसिकली ये पूरी ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है। फंक्शन के अंदर से ये HTML रिटर्न हो रही है और शुरू में कुछ इंपोर्ट की लाइंस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कल हम पढ़ेंगे क्या है ये, और लास्ट पे एक्सपोर्ट की लाइन है। आप फिलहाल ये करें कि इसमें ये जो फंक्शन ऐप का बना हुआ है इसमें से जो कुछ रिटर्न हो रहा है ना, ये सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ये सारा डिलीट कर देते हैं। इस फंक्शन में से जो रिटर्न करेंगे वो ब्राउजर को रिटर्न होगा, क्योंकि ये वेबसाइट है और वेबसाइट को किसने शो करना है, ब्राउजर में। वेबसाइट जावास्क्रिप्ट में जो बना रहे हैं तो जो भी आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाएंगे, पहले हम console.log करके लिखते थे तो कंसोल में शो होता था। अब मैं यहाँ पे फंक्शन से HTML रिटर्न करवाऊंगा। तो लेट्स सपोज मैं h1 में लिखता हूँ हेडिंग स्टाइल में
हेलो रिएक्ट, और यहाँ पे h1 टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखें वही आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे ब्राउजर में क्या लिखा आएगा, जो आप यहाँ से इस जावास्क्रिप्ट के ऐप फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे। तो इसमें कंप्लीट आप इवन जो है वो यूएल में लिख दें, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, एलआई टैग में। अब आपको जितनी एचटीएमएल आती है कि क्लास के नेम है अली अहमद, मैंने लिखा जी, इस तरह कुछ और नाम जो है आप लिखते जाएं, तो सेव करें, यूं ही सेव करेंगे रिफ्रेश हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। आपने नंबरिंग 1 2 3 करनी है बुलेट्स फॉर्म की जगह, तो क्या करेंगे, यूएल की जगह ओएल कर देंगे, सेव करें तो ये ऑर्डर्ड होगी। तो जो एचटीएमएल इस फंक्शन से रिटर्न होती है, तो जावा रिएक्ट में हर चीज जावास्क्रिप्ट ही है, ये उसके रिवर्स है जो पहले आपने पढ़ा है। आप पहले क्या करते थे, एचटीएमएल का पेज बनाते थे, उसके अंदर स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट लिखते थे, एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट। यहाँ उल्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर से एचटीएमएल रन टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। ये ऊपर जो इंपोर्ट की लाइन है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने डिलीट कर दिया, अभी कुछ हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लाइन बहरहाल आपने लिखी रहने देनी है। तो मेनली जो यहाँ से अच्छा, इसी तरह कोई भी और टैग है, आपने पिक्चर शो करनी है कोई भी, तो पिक्चर जो है वो पहले वो पिक्चर को यहाँ इस फोल्डर में पब्लिक में ले आए। यहाँ पे कोई देखते हैं, अगर पिक्चर्स के फोल्डर में या कोई सैम्पल पिक्चर्स भी रख दीजिएगा ज़रा, जो है वो एक्सपेरिमेंट वगैरह में काम आ जाती है। लेट्स सपोज यही ले लेते हैं, फुल स्टैक कोर्स की पिक्चर ले लेते हैं, कॉपी करें और पिक्चर इसमें जब आपने कॉपी किया तो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में SRC में तो सोर्स कोड है, पब्लिक में सारी पिक्चर्स वगैरह आपके एसेट्स हैं। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करते हैं, पब्लिक फोल्डर में आए अपने प्रोजेक्ट के, इसको कॉपी कर दें, नाम इसका मैं रख लेता हूँ pic.jpg। तो अब इसको अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे आप लिखें लेस देन img का टैग है, और SRC में सोर्स कोड में लिख दिया pic.jpg। उसको हमने अगर पब्लिक में सामने पड़ी है फाइल, यही है ना, अगर किसी फोल्डर में है तो फोल्डर का पाथ देकर लिखेंगे, और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, HTML में जो पहले इसे देख लेते हैं आउटपुट, ये आपके पास जो है वो आ गई वही वाला इमेज जो वहाँ पे पड़ा था। यहाँ पे आप देखें जो हमने कॉपी किया है, दिस वन, राइट। It's a big file having maybe 1251 resolution, तो ये इसलिए 100% पे काफ़ी बड़ी लग रही है आपको। तो आप इसकी विड्थ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी विड्थ आप दे दें लेट्स सपोज 200, इसको सेव करें तो ये स्मॉलर हो जाएगा, जस्ट 200 पिक्सल्स पे आ जाएगा। अब ये जो सिंटेक्स है ना, तो ये स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये नहीं सपोर्ट करती है HTML को दरमियान में इस तरह मिक्स किया जाए, ना HTML ऐसे सपोर्ट करती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको लिख दिया जाए। तो ये सिंटेक्स जो है रिएक्ट ने खास तौर पर बनाया है, इसको बोलते हैं JSX। क्या बोलते हैं? JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट का जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें कुछ इन्होंने एक्सटेंशन की है, यानी जावास्क्रिप्ट में वो रूल नहीं है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स जब आप रिएक्ट में लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको कुछ थोड़ी सी एडिशनल चीज़ों का ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल, पहला रूल क्या है, जो स्टैंडर्ड HTML लिखें या जावास्क्रिप्ट JSX मतलब जो आप इसमें लिख रहे हैं, तो इसकी वेबसाइट में भी देखें, यहाँ पे कह रहा है जी अगर आपने रिएक्ट सीखनी है तो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे, पहले तो हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, दूसरा क्या है इंट्रोड्यूसिंग JSX। JSX है क्या, कह रहा है इट्स अ फनी सिंटेक्स, ठीक है, बड़ा मजेदार सा सिंटेक्स है, ना तो ये स्ट्रिंग है ना HTML। इट इज कॉल्ड JSX, इट इज अ सिंटेक्स एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंशन का, किसी चीज में एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, कोई नई चीजें ऐड करना, यानी स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट का वो पार्ट नहीं है, लेकिन रिएक्ट ने
वो रूल्स बनाए हैं, जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है जी। तो वो कहता है जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज करें रिएक्ट में टू डिस्क्राइब व्हाट द यूआई शुड लुक लाइक। सो क्यों इन्होंने किया है वो बता, आगे आप इसकी थियरी पढ़ लीजिएगा, टू मेक योर लाइफ ईजियर। जब यूज करेंगे तो फिर भी आप रियलाइज करेंगे कि ये वाहिद चीज है जो रिएक्ट की पॉपुलैरिटी की वजह है, जो बड़ा आसान बना देती है सिंटेक्स लिखना। JSX रिएक्ट की खासियत है, ना ये एंगुलर में है ना व्यू में है। JSX स्पेशली सिंटेक्स नया जो दिया है ये रिएक्ट डेवलपर्स ही, रिएक्ट का ही एप्लीकेशन है। सो इसके कुछ रूल्स हैं जो थोड़े से आपने ख्याल रखना है, जो मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग में मैंने अभी लिखा है हेलो और मैंने लिखा जी अली। लेट्स सपोज JSX के रूल्स देखते हैं क्या है। पहले JSX का सिंटेक्स सीखें। JSX क्या कहता है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाए, और पहला रूल क्या है, कुछ रूल्स हम देखते हैं। जो भी फंक्शन बनाए उसका नेम कैपिटल से शुरू करना है, पहला रूल ये है। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, स्टार्ट विद कैपिटल। अब आप कहें जी जावास्क्रिप्ट में तो ये रूल नहीं है, आप चाहे स्मॉल रखें चाहे कैपिटल रखें। अगर स्मॉल रखें स्मॉल से ही कॉल करें, कैपिटल रखें कैपिटल से ही कॉल करें, जिस तरह लिखेंगे वैसे ही कॉल करना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कहता आपने जो भी फंक्शन बनाए जहां से ये HTML रिटर्न करवानी है उसका नाम किससे शुरू करें आप, कैपिटल से। फंक्शन नेम का जो स्टार्ट है विद कैपिटल लेटर। अच्छा जी, चलें, ये तो ऑलरेडी उसने भी खुद भी जो ऐप बनाया वो हम देख चुके हैं कैपिटल से। अच्छा, अगर आपने वेरिएबल शो करने हैं, जिस तरह ये आ रहा है हेलो अली, अगर ये है बाकी जावास्क्रिप्ट ही कि आप एक वेरिएबल ले लें टाइटल किसी बंदे का और इसमें आपने लिख दिया अली लेट्स सपोज। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हेलो, इस टैग के अंदर हेलो और उसके बाद जो भी उस वेरिएबल का नाम है वो लिखा है, जो उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो हेलो के बाद क्या लिख देंगे, टाइटल। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे लिख देगा हेलो टाइटल। तो अगर वेरिएबल किसी को टैग में शो करना है तो JSX का रूल क्या है कि आप डायनामिक कोई एक्सप्रेशन, कोई डाटा अगर टैग के अंदर शो करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है कि उस वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस में रैप करते हैं। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन है, फार्मूला है, वेरिएबल है। टाइटल नहीं लिखो इसकी जगह, मेमोरी में इसकी वैल्यू ला के यहाँ रिप्लेस करके लिखो। तो सेव किया तो टाइटल की जगह फिर क्या आ गया, हेलो अली। तो कर्ली ब्रेसेस में कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई वेरिएबल ले लें, x is 10 y is 20, लेट कोई आप लिख लें लेट y is equal to 20, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sum is equal to x plus y। क्या लिखा आएगा जी, ये तो ऐसे ही लिखा आ जाएगा। तो क्या करें, x प्लस, आपने x प्लस वाई ना लिखा है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी है। इसको इवेल्युएट करो, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई फार्मूला दे दें, वेरिएबल दे दें, अरे दे दें, तो वो उसकी वैल्यू फिर दे, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते। अब क्या लिखा आ गया 30। अब ये डाटा ड्रिवन हो गया, यहाँ 20 की जगह मैं 30 करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट बदल जाएगी, 40 हो जाएगा। तो आप डाटा आप कंट्रोल कर रहा है कि इस टैग में क्या शो है। इवन आप इस ऐसे भी कर सकते हैं सम ऑफ x एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ y इज, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह पूरा पैटर्न बना सकते हैं। सम ऑफ 10 and 30 इज 40। ठीक है जी। तो कर्ली ब्रेसेस, दूसरा रूल क्या है, कर्ली ब्रेसेस जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखना है
चाहे वो एक्सप्रेशन का वही सर ये फार्मूला हो। ऐसे ही है ना कि जब हम HTML के अंदर जब हम HTML के अंदर स्क्रिप्ट यूज करते तो कितनी जेएस यूज कर रहे थे, और इधर कर्ली ब्रेसेस देखें ये लगाएंगे तो स्क्रिप्ट उसके नहीं अंदर है, फिर एक्सप्रेशन यूज कर लें। फ़र्क ये है कि वहाँ जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वहाँ जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट यानी कोड लिखते हैं, यहाँ कोड नहीं लिख रहा है, सिर्फ एक फार्मूला, एक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाता है। तो उस लिहाज से जो है ये आप कह सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों ही चीज़ें लिखनी हो इकट्ठी, तीसरा रूल देखें। पहले JSX को सीखना है, पहले सबसे पहले वो कहते हैं JSX को सीखें आप, फिर हम देखेंगे कंपोनेंट क्या है, स्टेट क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है कंपोनेंट एंड प्रॉप्स। कल देखते हैं कि कुछ चीज़ें काफ़ी हैं वो नोट की हुई हैं सारी, अब जो है ना उसके टास्क के लिहाज से हमने बनाई हुई हैं। अब हर लेक्चर को बड़ा हमने टास्क वाइज प्लान किया। अच्छा, इसके बाद अगर आप टाइटल भी साथ लिखना चाहें H1 में मैं यहाँ पे नेम या टाइटल की वैल्यू भी लिखना चाहूँ कि ये कौन बना रहा है, यहाँ पे वेरिएबल टाइटल लिख दिया मैंने, तो सेव किया। दो, पहले H1 में ये इस वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे में इन दोनों का सम, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है आपको। अब देखिए एरर आ गई, वो कह रहा है जी ये बड़ी टिपिकल है, एडजस्टेड JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एनक्लोजिंग। अगर आप कोई एरर करेंगे फिर आउटपुट नहीं आएगी, एरर आ जाएगी। इसका फ्रेगमेंट। मतलब ये है कि आप, ये रूल क्या कहता है JSX का, कि आप एक फंक्शन से सिर्फ एक ही टैग रिटर्न कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। अब हम दो H1 कर रहे हैं ना, इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। अगर आपने फिर दो करने हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको एक किसी डिव में डाल दें, कोई एक पेरेंट टैग इसका कर दें, तो ताकि उसको यही होगा कि अब इस फंक्शन से एक ही रिटर्न हो रही है डिव, उसके अंदर नेस्टेड जितने मर्जी हो जाए, ओवरऑल एक डिव है। तो अब आप देखें यहाँ पे आउटपुट खत्म। तो क्या हमेशा डीवी यूज करें? जरूरी नहीं, पैराग्राफ यूज करें, कोई भी एक पेरेंट हो, यानी एक रूट टैग होना चाहिए जो रिटर्न कर रहे हैं। और ये आप अभी हेड शेड ये वो नहीं कर रहे, डायरेक्ट बॉडी में लिख रहे हैं, ये बाकी कैसे है, हेड वगैरह कहाँ है, ये कैसे आउटपुट आ रही है, ये कल हम ज़रा इसका फ्लो पढ़ेंगे। यानी वन रूट एलिमेंट, यानी जो रिटर्न करना है, रिटर्न वन रूट, एक रूट टैग होना चाहिए, एक रूट एलिमेंट होना चाहिए। HTML में भी ये रूल होता ही है कि पूरे HTML का पेज HTML और /HTML के अंदर ही लिखा जाता है, असल में पूरा एक ही टैग है, उसके अंदर टाइटल, हेड और बॉडी के अंदर फर्दर वो नेस्टिंग जितना मर्जी कर लो। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आपके डिज़ाइन में एक पैराग्राफ का टैग नया लाना, डिव लाना आपके डिज़ाइन को ख़राब कर रहा होता है, तो फिर उस सूरत में एक ख़ास टैग है जिसको खाली ओपनिंग क्लोजिंग कहते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। ये फ्रैगमेंट में फिर कोई एडिशनल टैग नहीं आता, एज इट इज़ यही आता है, लेकिन ये सिर्फ इसको एक ग्रुप बना देता है, तो खाली ये भी एक यूज़ कर सकते हैं फ्रैगमेंट। लिखने से सारा जो भी हम अंदर डाटा लिखेंगे वो फिर पैराग्राफ की पैराग्राफ में आ जाएगा। एचमान का फिर कोई अमल नहीं हो, एचमान फॉर्म नहीं करेगा। नहीं नहीं, H1 के अंदर आपने जिस तरह पैराग्राफ का टैग लिख दिया ना, नहीं वो कह रहे हैं पैराग्राफ के अंदर H1 का टैग आमतौर पे ऐसे नहीं लिखते ना, मैं दिखाने के लिए एक रूट टैग एलिमेंट बनाया ना, तो इस सूरत में जिस तरह आप चाहते हैं कि ये हो, इनको मैं रैप ना करूं किसी टैग में, ये इंडिपेंडेंट हो, तो फिर आप ये ओपन क्लोज खाली छोड़ दो। तो ये क्या करेगा, इसको एक इस टैग को वैसे बोलते क्या है, फ्रैगमेंट, ठीक है जी। दैट इज जस्ट टू ग्रुप द टैग्स टुगेदर, एक डमी पेरेंट आपने बना दिया उसका, यानी इसकी खुद कोई अपीयरेंस नहीं। क्लियर हो गई जी बात? इसी तरह इसके नीचे अगर इमेज भी लगाना है, अब आपने मल्टीपल कर दिए, IMG लगा लें। अच्छा, अगर आपने वैल्यू भी लिखनी, जिस तरह IMG टैग है, चौथी जो इसमें रूल है ना वो ये है कि क्लोजिंग हर एक का जरूर होगा। एवरी टैग हैज क्लोजिंग।
यानी आप अगर कहें जी ब्रेक का टैग होता है इनके दरमियान, ब्रेक में लगाता हूँ या कहीं भी आपने यहाँ पे एक डिव में लिख लिया कुछ भी, और इससे पहले आप यहाँ पे बी आर का टैग देते हैं लाइन ब्रेक का, ठीक है जी। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये एरर आएगी, वो कहेगा जी आपने बी आर को क्लोज नहीं किया। अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट्स, कि JSX का कंटेंट है उसको प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं किया, एंड नहीं किया, क्लोज नहीं किया। तो आप कहें जी क्लोज क्यों करूं, BR के टैग का क्लोजिंग होता ही नहीं, तो लेकिन होता है या नहीं होता HTML में। जब वो JSX में React में लिख रहे हैं तो हर टैग का क्लोजिंग टैग भी लिखना जरूरी है। तो आप फिर इसको लेस देन BR इस तरह लिखेंगे तो फिर ही ये आगे एरर जो है वो रिजॉल्व होगी। ये कहाँ पे फंस के रह गए हैं, यहाँ पे आप लेस देन स्लैश BR, सॉरी लेस देन स्लैश BR, अच्छा उसके साथ कहीं वो आप इसको सेल्फ क्लोज कर दें यार, छोड़ें इसके बाद क्या करते हैं, सेल्फ क्लोज कर दें या BR स्लैश BR लिख दें की बात, क्योंकि उसके दरमियान कंटेंट तो कोई नहीं लिखना। इसी तरह इमेज का जो टैग होता है, इमेज का टैग IMG का, उसके क्योंकि अंदर ही SRC वगैरह दे दिया जाती है एट्रीब्यूट्स, उसके आप इमेज और स्लैश इमेज के दरमियान तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, इसलिए HTML ने दिया ही नहीं क्लोजिंग। तो लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, या उसको सेल्फ क्लोज करते हैं, बस क्लोज करना है स्टाइल जो मर्जी हो, चाहे सेल्फ क्लोज करते हैं या इमेज स्लैश इमेज का। तो यहाँ पे SRC में जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं लाइक pic.jpg, तो वो तो आपने इस तरह लिख दी, राइट, क्या था नाम भी, पिक ही था कि कुछ और था, JPG क्या इशू आ रहा है जी इसमें, इमेज एलिमेंट्स मस्ट हैव एन ऑल्ट, अच्छा ये तो उसके आ गया ना कि इसकी ऑल्ट प्रॉप हो। अच्छा सम टाइम आप जो लिखते हैं ना तो खुद ही रिफ्रेश हो रहा होता है, सम टाइम स्टक हो जाए तो मैनुअली रिफ्रेश रहता है, ठीक है जी। अब ये बहुत बड़ा इमेज है, अगर इसको हाइट देनी है, विड्थ देनी है, लाइक विड्थ ये अभी मैंने बताया, तो विड्थ क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि इसकी 300 विड्थ होगी, तो जो भी न्यूमेरिक डेटा है उसको करली ब्रेसेस में लिखेंगे 300, चाहे वो टैग के दरमियान है चाहे वो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू है, जहां भी न्यूमेरिक वेरिएबल डाटा को एक्सप्रेशन को फंक्शन कॉल करना है उसकी रिटर्न टाइप वैल्यू लिखे तो यूल यूज करली ब्रेस, ठीक है। ये जिस तरह 300 में ये फंक्शन के अंदर ही है बस लिखना, कभी कोड फंक्शन से बाहर आपने लिखना ही नहीं React में। सही है, वैसे वो लेट ऊपर वो 10 और 30 पे हमने नहीं ना लगाया, वेरिएबल बनाते हुए लगाया तो है, ये तो वेरिएबल है ना, ये तो हाँ जब आप टैग किसी में लिख रहे हैं, टैग के अंदर डाटा दे रहे हैं या एट्रीब्यूट में दे रहे हैं, बाकी तो बेसिक जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। तो और रिटर्न तो आपने टैग करने हैं, बाकी तो ये डाटा है, यहाँ पे अरेज लें, टैग लें। अच्छा अगर आप अरेज वगैरह लेते हैं, अगर आप अरेज लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे जो है वो चाहता हूँ जी नेम्स की एक अरे ले लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास एक नाम नहीं है, अली है, अहमद है, बिलाल है, उमर है, अबू बकर है, एंड सो ऑन, आई हैव डिफरेंट नेम्स, राइट। अब यहाँ से आपने इनको लेट्स सपोज UL में आपने लिखना है, UL खुद रूट एलिमेंट है तो इसको डिव में या किसी में फ्रैगमेंट में रैप करने की जरूरत नहीं। LI में मैं चाहता हूँ पहला नाम लिखा है तो क्या कैसे लिखूंगा, यहाँ पे नेम सब 0, पहले सबस्क्रिप्ट पे पहला नाम, तो क्या लिखा आ गया नेम सब 0, क्यों एग्जैक्टली। आप जो कुछ भी लिखते हैं ना टैग के दरमियान या एट्रीब्यूट वैल्यू, वो एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर होता है, आप चाहे नहीं
इसको एज अ एक्सप्रेशन कंसीडर करो, एज अ डेटा वेरिएबल, तो फिर आप उसको कर्ली ब्रेस में रैप करें। इसी तरह अगर सेकंड होगा तो ये नेम सब 1 कर दें एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास अरे में डेटा है, अब li इसी तरह चलते जा रहे हैं, नेक्स्ट हो तो 2 कर दें, 3 कर दें एंड सो ऑन। व्हाई डोंट वी हैव अ लूप ऑन li टैग्स कि जितने अरे में नाम है उतने ही लिखे आए, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर तो स्टेटमेंट नहीं आती, एक्सप्रेशन आ सकता है, ये मैंने बार बार बताया था, क्योंकि अब रिटर्न के अंदर लिखना है। तो यहाँ से आप इसको कट करें और कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर लिखें। तो आप नेम्स को डॉट मैप करें, टेक ईच नेम लेट्स से n, और इसको लेस देन li, और li और स्लैश li के दरमियान ले आए कि हर नेम के वेरिएबल को, स्ट्रिंग को आपने एक li टैग में कन्वर्ट कर दिया। जितने नेम्स की स्ट्रिंग्स होंगी उतने ही li टैग होंगे हर नेम के करस्पॉन्डिंग, और इनके दरमियान में क्या लिखा होगा, यहाँ पे n लिखा होगा। सेव किया, 4 से 4 आ गए। क्या गलती की है, n आप जो पुट कर रहे हैं ये आप एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चाह रहे हैं, तो इसको कर्ली ब्रेसेस में रैप कर दें ताकि उसकी जगह आ जाए। अब आप जितने भी नाम लिखेंगे यहाँ पर, जितने भी 3 और कर दें लेट्स सपोज, सेव किया, जितने भी आप करते जाएंगे तो नीचे आपको कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं, जो भी डाटा होगा ये सारे खत्म करके एक कर दें, कट करें तो एक रह जाएगा। आप चाहें तो इसको साइड बाई साइड कर लें, ठीक है जी, इसको साइड बाई साइड कर लें। विंडो की क्या की होती है, विंडो लेफ्ट, क्यों भाई, विंडो लेफ्ट से ले, क्या हो गया यार आज इसका माउस का, मुझे लगता है ये भी खराब, एनी हो, ये इसको इधर ले आता फॉर द टाइम जी। अब मुझे बताएं कि यहां तक क्लियर है जी, और क्या था, यस जी शुएब, और क्या टॉपिक है यार आज का, तुमने लिखवाया था टॉपिक, टॉपिक JSX के हवाले से। अब आप लोग भी कुछ ज़रा जो है ना वो खुद भी प्रैक्टिस करें ना, तो फिर पता चले। टास्क जो है अभी जो आप लोगों ने करना है वो आपको शुएब बताता है, तो आप लोग जो है वो उसको करें। इस तरह फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, वो टास्क जो टेबल वाला है वो दे देंगे, ठीक है, उसके अंदर लिस्ट भी। अब आपको टास्क बताते हैं शुएब, अभी इसको मैं